क्रिसमस का पेड़। एक गांव में देव, अनवर और पीटर नाम के 3 दोस्त रहते थे। ये तीनों बहुत ही बलवान थे। तीनों मिलजुल कर काम करते थे। गांव में जहां कहीं भी पेड़ दिखे उन्हें काट कर बेचकर पैसे कमाते थे। इस तरह पेड़ काटना बुरा काम है। वे हमें छाया और फल देते हैं। ऐसा अगर कोई भी गांव वाला उन्हें उपदेश दिया करता तो वे उनसे झगड़ा करते थे। एक दिन वे एक हरा भरा आम का पेड़ काट रहे थे। इतने में रंगनाथ नाम का एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजर रहा था। उसने कहा, सुनो बेटा, हरे भरे पेड़ को क्यों काट रहे हो? ये हमें छाया और फल देते हैं। इतना ही नहीं, ये हमारे बच्चों का भविष्य है। उस बूढ़े की बातें सुनकर देव कहता है, अरे ओ बुड्ढे, अभी बस भी कर दो। हमारा खर्चा कैसे चलेगा और हमें खाना कहां से मिलेगा? तुम दोगे क्या? अभी के लिए 100 रुपया तो दो। पैसे कमाने के लिए दूसरा कुछ और भी काम कर सकते हो। ये काम से सभी का नष्ट होगा। ये बातें सुनकर पीटर कहता है, अभी बस भी कर दो चाचा जी, हमें तो ये एक ही काम करना आता है। यहां से जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर पेड़ के डाल गिर सकते हैं। ये बातें सुनकर रंगनाथ सर झुकाकर, ये पाप है, घोर पाप, कहते हुए वहां से चला जाता है। इसी तरह इन तीनों से झगड़ा करना बेकार है कहकर सारे गांव वाले ये पाप की सजा वे जरूर भुगतेंगे कहकर उन्हें छोड़ देते हैं। इस तरह उन लोगों ने उस गांव के सारे पेड़ों को काट दिया था। क्रिसमस का त्योहार आने पर गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन सबको एक ही चिंता सता रही थी कि क्रिसमस का पेड़ कहां से लाएंगे, क्योंकि वे तीनों की वजह से सारे गांव के पेड़ खत्म हो गए थे। लेकिन क्रिसमस के पेड़ के बिना तो क्रिसमस का त्योहार अधूरा है। इसलिए सारे गांव वाले मिलकर कहीं दूर से एक क्रिसमस का पेड़ लेकर आते हैं। फिर सारे गांव वालों ने सोचा कि अगर किसी के भी घर के सामने इस पेड़ को रखा तो वे तीनों उस पेड़ को भी काट कर ले जाएंगे। इसलिए गांव का एक बड़ा आदमी राजशेखर बहुत सोच समझकर इस तरह कहता है, देखिए भाई, इतना पवित्र क्रिसमस पेड़ को भी वो मूर्खों से हम बचा नहीं सकते। ये पवित्र पेड़ ही हम सबके साथ साथ खुद की भी रक्षा करेगी। इसलिए इस पवित्र पेड़ को गांव के उत्तर दिशा में जो पहाड़ है उस पर रख देंगे। बाकी के गांव वाले मान जाते हैं। राजशेखर पेड़ को पहाड़ पर रखने का काम राजू, सुंदर और वेंकटेश को देता है। देखो बच्चों, बहुत ही सावधानी के साथ क्रिसमस पेड़ को ले जाकर पहाड़ के ऊपर रख कर आना। राजू, सुंदर और वेंकटेश इस काम के लिए मान जाते हैं। वे तीनों क्रिसमस पेड़ के पास आते हैं। क्रिसमस का पेड़ बहुत ही हरा भरा और चमकते हुए रहता है। इतना ही नहीं, बहुत बड़ा भी होता है। तब राजू वेंकटेश से कहता है, अरे वेंकटेश, हम तीनों इसे उठा सकेंगे? चाचा जी ने तो हम तीनों को ये काम सौंपा है। हम लोग एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। अगर हमसे नहीं हो पाया तो किसी और से सहायता ले लेंगे। इस तरह पेड़ को तीनों मिलकर उठाकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो पेड़ बहुत ही बड़ा होने पर भी बहुत हल्का होता है। इतना हल्का होता है कि छोटे बच्चे भी उसको उठा सकते हैं। आश्चर्यचकित होते हुए तीनों सावधानी के साथ पहाड़ पर लेकर जाते हैं। राजू, सुंदर, वेंकटेश तीनों क्रिसमस के पेड़ को सावधानी से वहां लगाकर वापस आ जाते हैं। पेड़ को काटने वाले देव, अनवर और पीटर, अरे अनवर, अभी हम ये 4 पेड़ों को काट देंगे तो हमारे आसपास हम लोगों को काटकर बेचने के लिए एक भी पेड़ नहीं है। इसलिए हमको आगे से नए नए जगह पर जाना पड़ेगा। ठीक है, पीटर कहता है, शाम तक 4 पेड़ों को काट देते हैं और लकड़ियों को बांधते रहते हैं। इतने में मौसम बदल जाता है। तीनों सर उठाकर आसमान की ओर देखते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, इतना अचानक क्या हो गया? और बादल बहुत गरज रहा था और धीरे धीरे हवा चलती हुई एक भयंकर तूफान के रूप में बदल गई और थोड़ी ही देर में बहुत सारी बारिश भी शुरू हो गई। इसलिए वे तीनों किधर भाग रहे हैं उन्हें पता नहीं चला। तीनों इन हवाओं के कारण इधर उधर घूम रहे थे। वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे।
उन्होंने सोचा कि आज तो हमारी खैर ही नहीं, और अनवर ने कहा, आज हमारा खेल खत्म, हे भगवान हमें माफ कर दो। कहकर तीनों चिल्लाने लगे। इस तरह तीनों हवाओं के कारण बारिश में इधर उधर चले जा रहे थे। इतने में उन्हें एक पेड़ जैसा आधार मिला। उन तीनों ने उसको अपने हाथों से जकड़ लिया। इसी तरह रात भर उस पेड़ को पकड़े रहे। इस तरह उन्होंने अपने प्राण बचा लिए, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके प्राण बचाने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया। सुबह होने पर हवाएं रुक गईं और बारिश भी रुक गई। इतने में चिड़िया और पक्षी चींची करने लगे तो उन्होंने आंख खोलकर देखा। वे तीनों देखते ही शॉक हो गए कि उनके प्राणों को एक पेड़ ने बचाया था। वो पेड़ गांव वालों द्वारा लगाया हुआ क्रिसमस का पेड़ था। अगर ये पेड़ नहीं होता तो आज हम लोग भी नहीं होते। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हम लोगों ने इस गांव के सारे पेड़ों को काट दिया। सारे गांव वालों ने हमें कितना समझाया, लेकिन हम लोग नहीं समझे। जरा सोचो कि हम लोगों को बस एक पेड़ ने बचा लिया तो हम इतने सारे पेड़ों को काट दिए थे। वे पेड़ कितने लोगों को बचा सकते थे। हम लोगों ने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित जरूर करेंगे। देव सड़क के दोनों तरफ खड्डे खोदता है तो पीटर उसमें पेड़ों को रखकर मिट्टी डालता है और अनवर ड्रम से पानी लाकर डालता है। ये सब कुछ देखकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। गांव के हर एक घर के आंगन में एक क्रिसमस का पेड़ अपने कांति से तेजोमय करते रहता है। जादुई पेड़ का दरवाजा, मैजिकल ट्री डोर। एक गांव में रवि और गोपी नाम के दो दोस्त रहते थे। उसी गांव के पूरब दिशा में एक मायावी पेड़ था। उस पेड़ के बारे में लोग तरह तरह की कहानियां बनाते थे। रवि एक मेहनती इंसान था। वह मेहनत से कमाने में विश्वास रखता था। गोपी थोड़ा आलसी और स्वार्थी इंसान था। वह बिना मेहनत के पैसे कमाना चाहता था। रवि गोपी की इस सोच को बदलना चाहता था। एक दिन रवि और गोपी काम खत्म करके घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक फकीर अपने जादुई बक्से में से मिठाइयां और तोहफे लोगों में बांट रहा था। वह रवि और गोपी को भी देता है। गोपी को उस मायावी डिब्बे को लेने की इच्छा होती है। क्या बात है बच्चों, तुम लोग अभी तक नहीं गए? और कुछ चाहिए क्या तुम्हें? मुझे वो जादुई डब्बा चाहिए। मैं बहुत कुछ कमाना चाहता हूं। देखो बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। ये मैंने बहुत मेहनत करके मायावी पेड़ से लिया है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम भी उस मायावी पेड़ के पास जाओ। मैं उसकी पूरी जानकारी तुम्हें देता हूं। फकीर रवि और गोपी को उस मायावी पेड़ के बारे में गुप्त रूप से बताता है। गोपी और रवि फकीर को धन्यवाद कहते हैं। वह उन्हें प्रणाम करते हैं और अगले दिन अपने खाने के बक्से बांधकर उस मायावी पेड़ के पास निकलते हैं। दोपहर तक वह पेड़ के पास पहुंचते हैं। दोनों वहां तक धैर्य से आए। गोपी वहां आकर उस पेड़ को देखकर घबरा जाता है। अरे रवि, मुझे डर लग रहा है। मैंने पहले ही मना किया था। अब यहां तक आ गए हो तो डर कैसा? यह कहकर रवि मायावी पेड़ का दरवाजा खोलता है। अंदर पूरा अंधेरा था। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हैं। गोपी डर के मारे कांप रहा था, पर रवि हिम्मत से था। अंधेरे में ही वो दोनों बहुत सारी मुसीबतों को पार कर वह फकीर की बताई जगह पर पहुंचते हैं। वहां आंखों को चकित करने वाली सुनहरी रोशनी थी। थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए रवि और गोपी उस फकीर के बताए हुए मंत्र को पढ़ते हैं। बस उनके मंत्र पढ़ते ही उन लोगों को एक आकाशवाणी सुनाई देती है। बच्चों, मैं तुम लोगों को एक एक वरदान देता हूं। मांगो क्या मांगना है, पर वरदान मिलने के बाद अपने अपने वरदान लेकर तुम लोगों को इस मायावी पेड़ से बाहर तुरंत निकलना है। रवि और गोपी मायावी पेड़ को प्रणाम कर अपनी अपनी इच्छाएं अपने अपने मन में मांग लेते हैं। गोपी आंख खोलकर देखता है। उसके पास हीरों से भरे थैले थे। गोपी उन हीरों के थैलों को देखकर खुशी से झूम उठता है। वह खुशी से रवि की ओर देखता है, मगर रवि के पास कुछ नहीं था।
क्यों रवि, तुमने कुछ नहीं मांगा क्या? मेरी सबसे बड़ी दौलत तुम हो, मुझे और क्या चाहिए? चलो जल्दी यहां से, हमारे पास वक्त नहीं है। गोपी को रवि की बातें समझ में नहीं आई। वह 2 थैले कंधे पर और 1 थैला हाथ में पकड़कर चलने लगता है। रवि थैला पकड़ने में गोपी की मदद नहीं करता, क्योंकि यह आकाशवाणी का नियम था। रवि सिर्फ गोपी को जल्दी चलने के लिए कह रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद गोपी थक जाता है और वहां थैली नीचे रख देता है। रवि गोपी को देखकर, गोपी हमारे पास वक्त नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा वरना हमारे प्राण चले जाएंगे। गोपी फिर से उन थैलों को अपने कंधों पर लाद कर वहां से निकलता है। 10 कदम भी चला नहीं कि पीछे से भयानक आवाज उनका पीछा करने लगी। गोपी अब और नहीं चल पा रहा था। वह बहुत ही मायूस होकर रवि की ओर देखता है और कहता है, रवि, तुमने मुझे बहुत बार समझाया कि लालच मत किया करो, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम जैसा दोस्त होना मेरी खुशकिस्मती है। यह मायावी पेड़ मेरी लालच की सजा मुझे देगा। तुम मुझे छोड़कर यहां से चले जाओ, तुम खुश रहो। गोपी के यह कहते ही वह भयानक आवाज उस तक पहुंच जाती है। गोपी चिल्लाते हुए कहता है, रवि, तुम यहां से भाग जाओ, अपने प्राण बचाओ। नहीं गोपी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रवि के यह कहते ही वह भयानक आवाज गोपी के पास आती है। रवि गोपी का हाथ थाम लेता है। यह सब एक ही पल में होता है। एकदम से बड़ी बिजली कड़कती है। दोनों जब आंखें खोलते हैं तो वह दोनों पेड़ के बाहर पड़े हुए थे। गोपी खुशी से रवि के गले मिलता है। रवि, मैं कैसे बचा? यह सब कैसे हुआ? गोपी, ऐसा कुछ होने वाला है इसका मुझे पहले से ही अंदाजा था। अगर मैं कुछ कहूं तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए मैंने यह वरदान मांगा कि जैसे ही मैं तुम्हारा हाथ थामूं, तुरंत हम दोनों सुरक्षित उस पेड़ से बाहर आ जाएं। रवि की यह बात सुनकर गोपी की खुशी की हद नहीं थी। रवि, मैं इतने दिन लालच करता रहा, आज से तुम ही मेरी दौलत हो, मेरी सबसे बड़ी दौलत, मेरा दोस्त है, कहकर रोने लगा। रो मत गोपी, तुम भी मेरे अच्छे दोस्त हो। दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। नहा धोकर भोजन करके सो जाते हैं। पलंग पर सो रहे रवि के तकिए के नीचे कुछ ऊंचा महसूस होता है। तुरंत रवि अपना तकिया हटाकर देखता है। उसके तकिए के नीचे फकीर के पास जो जादुई डिब्बा था वह दिखता है। कहानी का शीर्षक है जादुई ट्रैक्टर। बहुत समय पहले किशनपुर नामक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम मोहन और छोटे भाई का नाम सोहन था। वो दोनों बापू द्वारा दी गई जमीन पर खेती करते थे, जो कि क्षेत्रफल में बराबर थी। इसके बावजूद बड़ा भाई मोहन धनवान व खुशहाल था और छोटा भाई सोहन गरीब और दुखी था। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि मोहन के पास ट्रैक्टर था, जो कि उसकी बीवी दहेज में लाई थी। मोहन ट्रैक्टर से खेती करता और सोहन बैलों से। मोहन ट्रैक्टर को गांव के किसानों को किराए पर भी देता था, जिससे उसकी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती थी। मोहन सोहन को ट्रैक्टर मांगने पर क्या किराए पर भी नहीं देता था। फिर एक दिन, मोहन भैया, एक दिन के लिए अपना ट्रैक्टर मुझे दे दो, मेरी भी खेती अच्छी हो जाएगी, चाहे आप उसके लिए किराया ले लेना। नहीं, मैं अपना ट्रैक्टर तुम्हें नहीं दे सकता। तुझे शर्म नहीं आती? हर बार तुझे मना करता हूँ और तू है कि बार बार ट्रैक्टर मांगने मेरे पास आ जाता है। आप बड़े भाई हो, आपसे कैसी शर्म, लेकिन आज आप बता ही दो कि आप मुझे अपना ट्रैक्टर क्यों नहीं देते। भोला मत बन, तुझको सब पता है, लेकिन फिर भी सुन। पिताजी ने हम दोनों को बराबर बराबर जमीन दी थी, जो कि मेरे अनुसार ठीक नहीं है, क्योंकि बड़ा होने के नाते मैं पिताजी के साथ खेतों में मेहनत करने जाता था और अन्न उगाता था। तू छोटा था, इसलिए पिताजी तुझसे काम के लिए कहते ही नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि ट्रैक्टर तेरी भाभी दहेज में लेकर आई थी, वो भी नहीं चाहती कि तुझको ट्रैक्टर दूं। भैया, मैंने कोई बेईमानी थोड़ी ना की है। पिताजी के आज्ञा के अनुसार आधी जमीन आपके पास है और आधी जमीन मेरे पास है। पिताजी की आज्ञा का हम दोनों भाइयों को सम्मान करना चाहिए। एक बार सोहन अपने खेतों से जी तोड़ मेहनत करके अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने घर जा रहा था।
मेरी किस्मत ही खराब है। मैं जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी 2 जून की रोटी मुश्किल से मिल पाती है। काश मेरे पास भी ट्रैक्टर होता तो मैं भी धनवान होता। तभी उसको रोने और बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई पड़ती है। सोहन ने महसूस किया कि वो आवाज एक कुएं से आ रही थी। उसने कुएं में झांक कर देखा तो मालूम पड़ा कि एक लड़की कुएं में गिर गई है, जो मदद के लिए चिल्ला रही है। भाई भाई मेरी मदद करो, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। सोहन रस्सी का इंतजाम करके उस लड़की को कुएं से निकालता है। भाई तुमने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक परी हूँ और मेरा नाम सोन परी है। तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सोहन अपनी सारी बात बताता है और कहता है, आप खुद तो कुएं से अपने आप को निकाल नहीं पाई, फिर मेरी मदद आप कैसे करेंगी? परियों के पास तो बहुत शक्ति होती है। अब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई ट्रैक्टर देती हूँ, जो खेती का हर काम 100 गुना तेजी से करेगा। लेकिन ये ट्रैक्टर तभी काम करेगा जब तुम इसके ऊपर बैठोगे, और कोई इसके ऊपर बैठने की कोशिश करेगा तो ये जादुई ट्रैक्टर उसको उठाकर फेंक देगा, क्योंकि ये ट्रैक्टर मैं तुम्हें दे रही हूँ, किसी और को नहीं। अरे हाँ, मेरी छड़ी कहाँ है? भाई, परियों की सारी शक्तियाँ उनकी जादुई छड़ी में होती है। कुएं में गिरते समय छड़ी ऊपर ही कहीं गिर गई थी, इसीलिए मैं कुएं से ऊपर नहीं निकल पाई। भाई, मेरी छड़ी ढूंढवाओ। सोहन और परी दोनों छड़ी को ढूंढते हैं और छड़ी सोनपरी को एक झाड़ी में मिल जाती है। छड़ी मिल गई, छड़ी मिल गई। सोनपरी जादू की छड़ी से जादुई ट्रैक्टर सोहन को देकर वापस परीलोक चली जाती है। अब सोहन खेती के सारे काम जादुई ट्रैक्टर से करने लगता है। अब उसके खेतों में अन्न का उत्पादन उसके भाई मोहन से भी अच्छा होने लगा। वो बहुत जल्दी धनवान बन गया। फिर एक दिन, सोहन तू तो एक फटीचर था, तो तू इतना अच्छा ट्रैक्टर कहाँ से ले आया? मुझे ये ट्रैक्टर परी ने दिया है, और ये साधारण ट्रैक्टर नहीं है, ये जादुई ट्रैक्टर है। ये साधारण ट्रैक्टर के मुकाबले 100 गुना तेजी से काम करता है। तभी मैं कहूं, तेरे पास मुझसे ज्यादा पैसा कहाँ से आया? मुझे देना अपना ट्रैक्टर खेती करने के लिए। भैया, इस ट्रैक्टर की खूबी है कि मेरे बैठने पर ही ये काम करता है, और कोई इस पर बैठेगा तो उसे अपने ऊपर से गिरा देगा। इस जादुई ट्रैक्टर के कारण तुझे ज्यादा घमंड आ गया है। तू मुझे ट्रैक्टर देना नहीं चाहता और बनता है छोटा भाई। भैया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी अनहोनी की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। ठीक है। मोहन जैसे ही ट्रैक्टर पर बैठता है, ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लगता है और मोहन को अपने ऊपर से गिरा देता है। अब मोहन को ट्रैक्टर की शक्तियों का एहसास हो जाता है और सोहन से फिर कभी पंगा नहीं लेता है। सोहन जादुई ट्रैक्टर के कारण सुखपूर्वक रहने लगता है।